हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पेपर है। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आया हुआ है आपका थर्ड सेमेस्टर में और ये है बीयू का क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। मतलब 2023 में आया हुआ है, एग्जाम 2022 में होने वाला था, 2023 में 2023 में हुआ है, लेकिन होना चाहिए था 2022 में, आ गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को जिनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली ये सेट ऑफ क्वेश्चंस है। करने कौन से वाले हैं सॉल्व? करने वाले हैं ये वाला पार्ट सॉल्व। ये वाला पार्ट सर कहाँ तक? ये वाला पार्ट सर आपको यहाँ तक। ये वाले पार्ट का सर क्या करेंगे? ये वाले पार्ट को नेक्स्ट बार देखेंगे, मतलब वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो जो ये बच्चे इस इससे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्या उनको शेयर कर दीजिए, या सिविल वाले बच्चे जो कि थर्ड सेमेस्टर में है, 7 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका ज्ञान में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए और नंबर थोड़ा सा उनका बढ़े। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है वो भी देख लें, जो नहीं पढ़ा है वो भी देख लें, ताकि पढ़ा है तो रिवीजन हो जाए, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा और अच्छा से और याद कर ले और कम से कम अपना 14 मार्क्स सिक्योर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। पढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन है आपका किससे? बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? इज दिस अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? बताइएगा थोड़ा सा, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है? कृपया करके चैट में या कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों को कमेंट करें ताकि आपके ज्ञान में वर्धन हो, ताकि आपको भी इन चीज़ों का ज्ञान हो कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट है? अभी जानते हैं क्या है। पूछा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है द मीन ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन ऑब्जर्वेशंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या दिया हुआ? पी। होना चाहिए था छोटा पी, लेकिन बड़ा पी है। कोई दिक्कत नहीं, वो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात। तो सॉल्यूशन के लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग? टेबल रेफर करते हैं। टेबल सर ये रहा इसका टेबल। बेसिकली ये छोटे छोटे टेबल अगर आपको याद है तो 2 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये हवा है। तो मान लीजिए इस साल पूछा गया मीन, आपसे कहीं वेरिएंस पूछ ले, इसलिए मैंने वेरिएंस बताया है आपके लिए। तो मीन क्या है यहाँ पर? एन पी है। पी यहाँ पर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पर भी लिखा हुआ है। तो एक चीज मुझे आप बताएंगे कि 1 माइनस पी क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 1 माइनस पी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर और क्या है? वेरिएंस है और मीन हमने यहाँ पर लिख के दिया। ये दोनों पार्ट आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इससे इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग उसको सेव कर सकते हैं। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इस साल यही क्वेश्चन है, हो सकता है इससे सिमिलर कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आपको मिले। चलिए वो कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नहीं, क्या देखते हैं हम लोग? उसका मीन और वेरिएंस का। तो बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का हमने पहले ही देख लिया है। सेकेंडरी आते हैं ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है तो एक्सपेक्टेड मीन क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन क्या हो जाएगा? 1/p। और वेरिएंस क्या हो जाएगा? 1 माइनस p/p। ताकि p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर दिया। सिमिलरली अगर आपके पास पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, आपने पढ़ा होगा पॉइजन रैंडम वेरिएबल, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर में है, वहाँ भी आप लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सेमेस्टर में पढ़ेंगे पॉइजन ट्यूशन के बारे में। यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए ताकि वहाँ पर उसको एप्लीकेशन करना बहुत ही आसान। यहाँ पर बेसिकली पॉइजन रैंडम वेरिएबल का मीन क्या हो जाएगा? लैम्डा। और एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, वेरिएंस क्या हो जाएगा? वो भी लैम्डा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि कौन सा ऐसा रैंडम वेरिएबल है इसका मीन और वेरिएंस का वैल्यू सेम आता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? लैम्डा। आप लोग क्या बोलेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन रैंडम वेरिएबल। क्लियर है? यही कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थे इस क्वेश्चन का रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एनपी के बराबर होगा। क्लियर है?
आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगा आपको। बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा चैनल, ठीक है। तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बातचीत करना है तो यहाँ बातचीत कर सकते हैं, ज्वाइन करके ज्वाइन कर लीजिएगा या फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ इसको ज्वाइन करके आप लोग इसका डाउनलोड कर लीजिए बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रिलेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो जिन बंदों को नहीं पता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और ये क्वेश्चन किस पार्ट से रिलेटेड है, थोड़ा की पता चल जाएगा। जिनको पता है उनको पॉज करके सॉल्व कीजिए, ये आंसर पता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स पी वाई क्यू जेड, क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बताइएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 17.3 बीएस ग्रेवाल से रिलेटेड है। अब जिन्होंने 17.3 का एक भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा ये एग्जाम पर भी शायद सॉल्व किया होगा, उनको पता है कि ये किसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है लैग्रेंज का क्वेश्चन, क्लियर है यहाँ पर। तो बेसिकली अब यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन के लिए 3-4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते। तो जिनको भी थोड़ा डिटेल में समझना है इसको, तो आप लोग यूट्यूब पर लिखेंगे 17.3 बीएस ग्रेवाल लिखेंगे, तो अपना चैनल का ही वीडियो मैथमेटिक्स बाय हरीश का ही चैनल का वीडियो आपको मिलेगा वहाँ पर जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं हम लोग आगे इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए इसके लिए बेसिकली करना क्या पड़ता है, सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक सब्सिडियरी इक्वेशन लिखेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशन होता क्या है, ई एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। सर आप करेंगे क्या, अब बेसिकली करना क्या है, इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग करते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मल्टीप्लाई यूज करते हैं, मल्टीप्लाई। जिनको भी हार्ड लग रहा है थोड़ा सा 17.3 का, तो एक एक आध दो वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या सॉल्यूशन कैसे होगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको ग्रुपिंग से ही बन जाना चाहिए 90% क्वेश्चन। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन आता है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, तो आपको मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। देखेंगे उस क्वेश्चन में। चलिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सिडियरी इक्वेशन लिखेंगे, इस फॉर्म में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को और इस पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्टेप में और निकालते हैं इस पार्ट का सॉल्यूशन। आई थिंक बेसिक इंटीग्रेशन सबने किया होगा और ये इंटीग्रेशन करने में किसी को दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टाइम वेस्ट करके मुझे लगता कोई फायदा नहीं है। फिर जिनको भी कोई डाउट हो मैं 1 मिनट के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंटीग्रेशन किया है, डी एक्स बाई एक्स होता है एल एन एक्स, डी वाई बाई एल एन वाई होता है। यहाँ सर एल एन सी वन क्यों लिया है, बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई के वैल्यू निकालेंगे एज ए टर्म ऑफ कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक्स और वाई इक्वल टू सी लिखा, इन टर्म्स ऑफ हमको कांस्टेंट निकालना है, कोई भी एक कांस्टेंट निकालना है। इसीलिए मैंने क्या किया, एल एन सी ले लिया ताकि मैं फॉर्मूला लगा के मैं सी की वैल्यू सेपरेट निकाल पाऊँ। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। यहाँ से और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, एक्स इक्वल टू वाई सी, एक्स वाई वाई इक्वल टू सी लीजिए, सी वन लीजिए, मैंने यहाँ पर सी वन लिया, आप सी भी ले सकते। अब क्या करता है सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। और ये रहा सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए सबको। और सेकेंड पार्ट भी क्या निकलेगा, वाई टू वाई वाई जेड इक्वल टू निकल चुका है। ये 2 पार्ट निकल चुका है, तो इसका सॉल्यूशन लिखने का हमारे पास तरीका क्या होता है, पाई यू कॉमा वी इक्वल टू 0। तो सर बोलेंगे यू और वी क्या होता है सर, तो यू और वी जो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारा C1 और C2 निकलता है, कांस्टेंट निकलता है और वी मान, बेसिकली यू और इक्वल टू वी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई और जेड। इन तीनों का फंक्शन में आपको निकलेगा वैल्यू। चलिए यही हमको काम करना पड़ता है। एक फंक्शन आपको आप यू मान लीजिए, दूसरे फंक्शन को आप वी मान लीजिए और सिंपली पुट डाउन कीजिए, मैं आप आंसर। पाई यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, पाई का जगह आप एफ एच डी पी कुछ भी लिख सकते हैं, बेसिकली आप उसको
बेसिकली आपका किसी चीज़ में मानने में नहीं है, ठीक है, एजम्पशंस में नहीं है। ई अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर एजम्पशंस में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर एफ यूज कीजिए, फाई यूज कीजिए, डेल्टा यूज कीजिए, नहीं तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई यू कमा वी इक्वल टू यू, तो यू इक्वल टू एक्स बाई वाई है और वी इक्वल टू वाई बाई जेड, फाई एफ एक्स बाई वाई कमा वाई बाई जेड इक्वल टू जीरो। ये हो गया इसका फाइनल। आई थिंक आपको अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया होगा आसानी से। कोई डाउट हो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्या था सॉल्यूशन, ये था इसका सॉल्यूशन। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम होगा इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सी मतलब सी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लग रहा है आपको और है भी आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं कैसे हम लोग, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लोग लिखते हैं 1 बाई एफ टी कॉमा डी डैश, और यहाँ जो भी आपका राइट हैंड साइड में एक्स रहता है ये वाला पार्ट और लिखते हैं। ऐसा ही फॉलो करेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो हम क्या करते हैं, अगर cos x प्लस वाई है, cos x प्लस वाई में हम लोग क्या करते हैं, टी स्क्वायर को हम लोग पुट करेंगे माइनस वन स्क्वायर के बराबर, और डी डैश स्क्वायर को पुट करेंगे हम लोग माइनस वन स्क्वायर के। मेरा कहने का मतलब है जनरलाइज्ड, what I want to say that if you have in the right hand side cos ax plus by, then put b square equal to minus of a square and d dash square equal to minus of b. This is the generalized term. I think you have understood. Putting the value d square equal to minus 1 and d dash square equal to minus 1, we get denominator equal to 0. What we have to do next? लोग को करना क्या पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा बेसिकली क्या कि हम लोग डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डेल बाई डेल डी से डिफ्रेंशिएट करेंगे और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज आप हमें यहाँ पर बताएंगे, हमें नहीं मुझे एक बार यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर जो डी है और डी डैश है क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पॉज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और इसको बताएं कि डी और डी डैश क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। पॉज कर सॉल्यूशन आपने ढूंढ लिया होगा आई थिंक। यहाँ पर डी रिप्रेजेंट करता है डेल बाई डेल एक्स और डी डैश रिप्रेजेंट करता है डेल बाई डेल वाई। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना। तो अगर आपको कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी डैश से, ऊपर में आप लोग क्या करेंगे, वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डी बाई डी डैश ऑफ सॉरी डी बाई डी डेल डी ऑफ डी माइनस डेल बाई डेल डी ऑफ डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताइएगा, का वेरिएबल कुछ और है और यहाँ कुछ और है, मतलब दोनों वेरिएबल डिफरेंट का मतलब ये कांस्टेंट का तरह ट्रीट होगा, की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो का। सिमिलरली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी टू दी पावर 2 माइनस 1। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, देखा 2d टेस्ट करते हैं सबको, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे इसका सॉल्यूशन है। तो पहला पार्ट में क्या रहा, ये रहा पहला पार्ट में, ठीक। मैंने सिंपल सॉल्यूशन के लिए क्या किया है, एक ही स्टेप में सबको लिख दिया, लेकिन आप यहाँ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, cos x प्लस वाई से लेके बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर को जनरेट करना होगा। टी स्क्वायर को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डी से मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू जो करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस वन लिखेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ जो डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर मैंने जो लिखाया था, ए स्क्वायर सेपरेट है और नेगेटिव अलग से है, ये अंदर नहीं है ब्रैकेट, ये चीज हमेशा याद रखें, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इन चीजों। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, ये रहा, ठीक। मैं पार्ट बाय पार्ट समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन रख दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये स्टेप समझ में आ गया। आते हैं दूसरे स्टेप पर, क्या सर, एक्स बाई माइनस एक्स बाई टू इसको अलग कर लिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से हमने इसको अलग कर लिया।
अब हम जानते हैं कि E इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स होता है, तो वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। डेल बाई डेल एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई हमने लिखा है, सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू साइन प्लस वन। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल प्रिपरेशन किया होगा, 2 नंबर वाला में इतना ज़्यादा हल नहीं रहता, इसीलिए मैंने एक स्टेप में सबको लिख दिया। आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम में मैसेज करिएगा, और भी तरीके से समझा सकता हूँ आप अगर चाहें। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। सॉल्यूशन इसका हो जाएगा ये वाला। आई डोंट थिंक कि कोई डिफिकल्टी होगा समझने में, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दीजिएगा, ट्राई करेंगे इसको सॉल्व कर दें हम या मैं। चलिए अब डी नंबर बनाते हैं, इसका 4 नंबर क्वेश्चन। इसका तो आंसर लिखा हुआ ही है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है देख लेते हैं। इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक, रिलेशन कोएफिशिएंट मतलब आर, आर का वैल्यू अगर 0 है, बेसिकली बताता क्या है वो वाला पार्ट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू अगर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। अगर आर इक्वल टू 1 होता है क्या कहता है, इंडिकेट द परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। आर इक्वल टू -1 क्या होता है, इंडिकेट ए परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। आर इक्वल टू 0 में कोई रिलेशनशिप। जैसे मान लीजिए रिग्रेशन वैल्यू निकालते हैं एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकालते हैं, वाई ऑन एक्स टाइप से निकालते हैं ना, उस रिग्रेशन वैल्यू तो निकलता है। अगर आर इक्वल टू 1 है वो लीनियर रिलेशनशिप है पॉजिटिव, मतलब एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, सिमिलर बात है। सिमिलरली अगर आर इक्वल टू -1 होता है नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशन का अपोजिट होगा, कोई एक पार्ट बढ़ेगा दूसरा पार्ट क्या होगा डिक्रीज, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला। लेकिन आर इक्वल टू 0 में दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। पैरेलल कब होगा, कोइंसिडेंट कब होगा, ये बात बताइए। पैरेलल कब होगा, जब क्या होगा ये एक दूसरे के साथ चलेगा, भी पैरेलल हुआ, और एक दूसरे के ऊपर रहेगा तभी क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहा। अब इंक्लाइन एट 45 डिग्री के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, अगर 45 डिग्री पर होगा तो मतलब स्लोप का कुछ रिलेशनशिप तो होना चाहिए उसके साथ। और भी एक कंडीशन इसमें होता है कि ये स्लोप भी दर्शाता है, ठीक है। आर इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, इसका स्लोप क्या आ जाता है 0। स्लोप 0 कब होता है बताइएगा, tan 0 पर, यहाँ पर tan 0 तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप, मतलब क्या होगा, क्या होगा, बस यही आया। अगर आर इक्वल टू 0 है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, स्लोप के साथ कुछ रिलेशनशिप होता है। तो अगर डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो इसको रिलेट करते हैं। तो नंबर 5 की ओर। अब है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगा सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो उसको बनाने में आप लोग बहुत टाइम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो इसका लैम्डा है, और लैम्डा बोलता है मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, अगर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है, लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स इक्वल फॉर एक्स इक्वल एक्स ग्रेटर देन 0, और 0 है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। अब ये दोनों में क्या सिमिलरिटी आप लोग देख पा रहे हैं, सिर्फ की जगह क्या है लैम्डा है, बस यही डिफरेंस है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये है इसका क्या, ये जो दिया हुआ ये क्या है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको दिया रहता है तो क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन का वैल्यू निकाल लेंगे और वेरिएंस का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है 1 बाई लैम्डा, वेरिएंस का होता है 1 बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर जो हमको गिवन है इफ द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये लैम्डा का वैल्यू दिया, सॉरी मीन इक्वल टू 1/6 दिया हुआ है, ठीक। अब मीन यहाँ पर क्या होता है 1 बाई लैम्डा, और यहाँ हमने लैम्डा क्या माना है पर के बराबर है, 1 बाई के इक्वल टू 1/6, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 के बराबर।
आई डोंट थिंक इसके लिए आपको 1 मिनट भी लगेगा सॉल्व करने पे, अगर आपको इसके बारे में पता है। नहीं तो आपको 10 मिनट तो लग ही जाएगा आपको, अगर एक्सपोनेंशियल वैल्यू x e टू द पावर माइनस dx करके निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको पता है तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो टाइम, और टाइम बहुत ज़्यादा होता नहीं, इसलिए आपको ये चीज़ें पता रखनी बहुत। ये बढ़ते हैं हम लोग आगे, k इक्वल टू 6 होगा वैल्यू। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू यहाँ पर k है और मीन इक्वल टू देख सकता था लैम्डा इक्वल टू यहाँ, ये रहा इसका उत्तर सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 6 तो बोलता है ए एंड बी टू आर्बिट्ररी इवेंट है, ये चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे। इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं इंडिपेंडेंट बोल देगा तो कहानी कुछ और हो जाएगा, बोले एक्सक्लूसिव बोल देगा तो कुछ और हो जाएगा, एग्जॉस्टिव इवेंट बोल देगा तो कुछ और कहानी इसका हो जाएगा। सॉरी, बेसिकली यहाँ पर ए और बी क्या है, टू आर्बिट्ररी इवेंट। बोलता है कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें ट्रू, तो ठीक है देखते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है? ठीक, आप बोल सकते हैं सर ये वाला रिलेशनशिप ट्रू, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला, तो ये वाला आप हो सकता है नकार दें कोई कीमत पर, कभी नकार दे सकते कि सर ये फार्मूला हमने कभी पढ़ा नहीं, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ये तीनों में कौन सा है? तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो पी ए स्लैश बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। मतलब इसमें बोला क्या जाता है कि प्रोबेबिलिटी आप ए का निकालिए जब आप बी हैपन हो चुका है, बी का प्रोबेबिलिटी हो चुका है, ठीक है, बी का कंडीशन हैपन हो चुका है, ये रहा प्रोबेबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 3 एकदम सही, ठीक। बाकी सब नंबर गलत क्यों है सर, ये बताइए मुझे, बात पूछ सकते हैं और ये मैं बताऊंगा। ये वाला पार्ट आप कब लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट बताइए मुझे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप लोग कब लिख सकते हैं, ठीक है। टू वाला पार्ट आप कब लिखेंगे, पी ए यूनियन बी, ये वाला पार्ट में क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट आप कैसे लिखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो कब होगा, जब दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, दोनों में कभी में टकराव नहीं होगा तब। लेकिन यहाँ क्या दिया, आर्बिट्ररी इवेंट, वो तो पता नहीं है दोनों एक दूसरे में क्या करेगा, इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा, ये मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए ये वाला पार्ट मुझे लिखना, ये वाला पार्ट मेरा गलत हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले पार्ट के लिए ए और बी क्या होना चाहिए, ए एंड बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है ये वाला पार्ट नहीं होगा। समझ में आ रही होगी बात, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट इवेंट, और ये वाला सही है क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम, और ये वाला ए यूनियन बी लेस देन पी ए प्लस पी बी, ये होता है क्या, ये तो नहीं लगता, अगर होता होगा तो मुझे, ठीक है, अप्रूव भी होगा तो मुझे आप भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं जी की ओर। अब बताइए दो डाइस फेंका गया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वन ऑफ द फेस, वन ऑफ देम एट लीस्ट वन ऑफ देम विल हैव 6 फेस, मतलब देखिए डाइस है, तो डाइस में जो गिरता है सामने डाइस, ठीक है, सामने रहता है, किसी एक डाइस में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए आपके पास, दूसरे में 5 भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस में चलिए ये दिख रहा है डाइस आपका घूम रहा है, तो गिरने में क्या निकल रहा है देखते हैं, आई थिंक एक 6 निकल रहा है यहाँ पर। चलिए इसका सैंपल स्पेस देखते हैं सबसे पहले, सैंपल स्पेस ये रहा, बोला क्या गया है कि कोई एक डाइस पर क्या रहना चाहिए, कम से कम एक डाइस पर क्या रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए, कम से कम एक डाइस पर, मतलब एक डाइस पे भी 6 होगा और दो डाइस पे भी क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका कितना कंडीशन वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक डैश पर 6, एक डैश पर 6, डैश पर 6, डैश पर 6, एक डैश पर 6,
सिमिलरली यहाँ 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 एक डैश पर सिक्स है, यहाँ पर क्या है 2 डैश पर सिक्स है, दिक्कत वाली बात ये नहीं। ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा। गिन लीजिए और सिंपली आंसर निकाल लीजिए 11/36। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज की ओर, और जाजल क्वेश्चन नहीं है। अब ये देखिए, ये आप है, ये आपके दोस्त है, टॉस कर रहे हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश। इसमें भी यही दिया गया है कि फेयर कॉइन आपके पास है। एक क्या है, फेयर कॉइन है, एक एक फेयर कॉइन आपके पास है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं। ठीक है, मेरे पास भी अगर सिक्का हुआ देखते हैं, उछालते हैं। एक फेयर कॉइन को क्या कर रहे हैं, आप उछाल रहे हैं। देखिए रुक जाइए, दिखाता हूँ मैं। ये रहा सिक्का, ठीक दिख रहा होगा शायद आपको, सिक्का है। एक फेयर कॉइन है, आप इसको क्या करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, एक फेयर कॉइन को आप उछालते हैं 4 बार। कितने बार, 4 बार। What is the probability that 2 head and 2 tails will result? मतलब 2 हेड और 2 टेल क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 हेड आए और 2 टेल आए। सब कोई सीक्वेंस के बारे में नहीं बताया गया। तो निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक, 2 तरीके में हम लोग देखेंगे, दोनों तरीका। तो बेसिकली सबसे पहला तरीका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहला तरीका हो जाएगा कि हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिखें और हम लोग फाइंड करें तो सैंपल स्पेस में 2 हेड और 2 टेल। ठीक, ये सिक्का था, हमने उछाला था 4 बार, तो सैंपल स्पेस हम लोग लिखेंगे। ये रहा इसका सैंपल स्पेस, और देखते हैं हम लोग कि जो 2 हेड और 2 टेल कितना बार आ रहा है। कलर इसका थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, रेड की ओर ले जाते हैं। ये रहा पहला, जितना ही ब्लू कलर का है वो क्या है आपके पास, ये आर है। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन है जब आपके पास 2 हेड और 2 टेल आया हुआ है। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन जिसमें आपका 2 हेड और 2 टेल। रूरल कंडीशन कितना है, टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। 6 बाय हो गया 16, दैट इज इक्वल टू आई थिंक 3/8। ये रहा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है। तो एक तरीका तो हमने पता कर लिया। यही क्वेश्चन में अगर आपसे 10 बार अगर टॉस करता तो कैसे निकालते आप लोग, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इस बार तो ये दे दिया, ठीक है, इससे पिछली बार ये दे दिया कि 4 टाइम्स है। अब मान लीजिए दे दिया 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स का सैंपल स्पेस निकाला, 2 टू द पावर 6 कितना हो जाता है, 2 पावर 6 आपका लगभग हो जाता है 64 के बराबर। और सैंपल स्पेस लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड टाइम। ठीक है, क्या करेंगे अब हम लोग आगे, तो एक तरीका देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको सॉल्व करने का तरीका। ठीक, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता क्या है, ये देखिए, कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining x सक्सेसेस, x छोटा x मान सकते हैं आप इसको, इन n ट्रायल्स, मतलब n ट्रायल में x सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x इक्वल टू ncx। वैसे लिख सकते हैं ncx e टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। ये छोटा p है, याद रखेंगे। छोटा p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। 1 मिनट क्या दिया जाए इसको, ncx टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। और इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं एन सी एक्स ई टू द पावर एक्स 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस एक्स। देखिए, अगर p प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, सॉरी p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 माइनस, जो कि हम यहाँ पर q से रिप्रेजेंट करें, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले पता है तो सिंपली इसको पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स कितना टॉस किया गया है, 4 बार। निकालना क्या है, 2 हेड निकालना है। मान लीजिए हेड आना मेरा क्या है, हेड आना, कमिंग हेड मेरा क्या है, सक्सेस है। कमिंग हेड मतलब क्या होगा, मेरा सक्सेस। ठीक, हेड आना मेरा क्या है, सक्सेस है। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना है बताइए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड 1/2। एक बार सिक्का उछालिएगा, या तो ये क्या हेड आएगा ये वाला, या तो ये टेल आएगा ये वाला। समझ में आ रहा है, हेड या टेल आएगा, दोनों में से कुछ तो आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड मतलब हेड नहीं आएगा, क्या उसका प्रोबेबिलिटी बताइए। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 के बराबर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड क्या है, 1/2 के बराबर है। तो चलिए निकालते हैं 2 हेड और टोटल का प्रोबेबिलिटी।
ये रहा गेटिंग हेड इज सक्सेस एंड गेटिंग टेल इज क्या फेलियर, तो 1/2 बेसिकली इसमें आप पुट कीजिएगा आंसर सिंपल। हाँ, दो तेल का था तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 रखा कि 4C 1/2 और 1/2 बेसिकली हमने अगर 2 हेड का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, ठीक है, 2 हेड अगर मान लिया सक्सेस का, तो जो 2 बचा है उसमें क्या टेल ही आएगा, फेलियर ही होगा। मैंने इसी तरह से कैलकुलेट किया तो निकला क्या 3। तो इस तरीका से आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 10 बार टॉस करके दे दिया, 10 बार टॉस कर दिया, बोला कि 5 हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल के दो बउआ, 5 हेड का प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिएगा। अगर 5 हेड आता है 10 टॉस में, बाकी जो प्रोबेबिलिटी, बाकी जो 10 जगह है, बाकी जो 5 जगह है उसमें क्या आएगा, टेल ही आएगा। 5 हेड का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे भी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता था कि खाली 2 हेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, देखेंगे वहां पर भी हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है जी, खत्म हो गया। आते हैं एच पर, 3/8 इसका आंसर। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस पता है, सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं। मीन और वेरिएंस अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता है, सिंपली क्या करेंगे, एनपी इक्वल टू क्या कर देंगे, एनपी इक्वल टू 5 लिखेंगे, ए इक्वल टू 4 लिखेंगे। एनपी का वैल्यू तो बैठाएंगे और यहाँ से पी का वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें बैठा के हम एन का वैल्यू कर देंगे, आंसर निकाल। यहाँ देर ना करते हुए सिंपली सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं, तो बराबर है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा और समझ आ जाएगा। ये रहा इसका सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया। चलिए बढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन की ओर। ये आपका आखिरी क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन का होता है अल्फा बीटा। बस उसको देख लेते हैं डिटेल में, डिटेल में नहीं तो डिटेल में देखेंगे कब तो सॉल्यूशन करेंगे किस पार्ट का, सॉल्यूशन करेंगे थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है। 7 नंबर वाला क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट का सॉल्व करेंगे तो हम उसको डिटेल में देख लेंगे। बेसिकली इसका क्या होता है, अल्फा बीटा होता है और वेरिएंस शायद वेरिएंस भी होगा शायद अल्फा बीटा स्क्वायर। आई थिंक अल्फा बीटा स्क्वायर होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी कि अल्फा बीटा होता है। ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना है गामा डिस्ट्रीब्यूशन तब, ठीक है। चलिए यहाँ तक का सफर बहुत ही मजेदार था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बस बने हुए हैं नीचे, तो ध्यान दें आप लोग क्वेश्चन को जम कर सकते हैं, जिसको यहाँ बेसिकली इसका प्रूफ देखना है तो आप लोग ऑनलाइन वीडियो को देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पर देख सकते हैं या देख सकते हैं, या आप गूगल पर सर्च करेंगे आसानी से।